नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम उपस्थित हुए हैं पढ़ने के लिए वर्ग दशम की हिंदी, जिसका पाठ्य पुस्तक है गोधूली भाग 2। इसके गद्य खंड में संकलित रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह रचना प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। हम पाठ पर चलेंगे। इसके पहले इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं उनके परिचय को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दूबे का छपड़ा गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक थे। द्विवेदी जी ने हिंदी, संस्कृत और बंगाली सहित कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। सर्जना निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क और आलोक पर्व शामिल है। इनका यह सृजन है जिसकी सर्जना उन्होंने की थी। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा। इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं प्रशासनिक पद को भी सुशोभित किया। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हुए और इनका निधन 19 मई 1979 ईस्वी को हो गया। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि निबंध के अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के उपन्यासकार भी रहे हैं। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे इस महान साहित्यकार की प्रतिनिधि रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ गद्य की यह निबंध है, ललित निबंध की कोटि में आया है। आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। घर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। बच्चों, इस निबंध का प्रारंभ हुआ है बाल सुलभ जिज्ञासा से। आप भी अपने माता पिता के गोद में बैठ कर के नाखून कटवाया होगा, या माता और पिता दोनों में से कोई आपके बढ़े हुए नाखून को देख कर के आपको डांटे होंगे और बड़े प्यार से उसको काटा होगा। पाठ का आरंभ होते ही आपको आपका बालपन निश्चित रूप से सहज तरीके से स्मरण हो गया होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये नाखून जो है वो क्यों बढ़ते हैं। इसका काम ही है बढ़ना। लेखक की बेटी ने उनसे पूछा है कि ये नाखून क्यों बढ़ जाते हैं जो बार बार इसको काटना पड़ता है, और नहीं काटने पर
माता पिता की डांट सुननी पड़ती है। यह बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारे शरीर का यह अंग जिसको हमें बार बार काट करके फेंक देना पड़ता है, और यह कटा हुआ अंग फिर वह बढ़ जाता है, यानी हम जितना काटेंगे उतना यह बढ़ता रहेगा। कवि ने नाखून को निर्लज्ज अपराधी कहा है। निश्चित रूप से नाखून को हम इस प्रकार काट के फेंक देते हैं जैसे वह कोई अपराधी हो, उसने कोई अपराध किया है, उससे हम लोग घृणा भी करते हैं। बढ़े हुए नाखून को अच्छा नहीं माना जाता है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। हम उसको काट देते हैं, काट करके फेंक देते हैं, लेकिन वह नाखून है कि वह फिर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में आने लगा। रामचंद्र जी को वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। बच्चों, ये नाखून जो है अब हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, हम इसीलिए इसको काट करके फेंक देते हैं। लेकिन जब हमारी सभ्यता का विकास हुआ था, हमारे जो आदि मानव थे उनको इसकी बहुत ज़रूरत थी। वे इसी नाखून से वो अपना शिकार किया करते थे। नाखून उनका हथियार था जिससे वे शिकार करते थे अपने भोजन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आत्मरक्षा करने के लिए भी। वो अपनी आत्मरक्षा किया करते थे, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते थे और खुद की रक्षा करते थे। इसी से वो भोजन भी प्राप्त करते थे। आप सब जानते हैं कि जो आदि मानव थे वो उनका भोजन मांस था। वे पशुओं के जैसे आचरण किया करते थे। जिस प्रकार पशु अपना जीवन यापन करते थे, जैसी उनकी जीवन शैली थी, आदि मानव की भी जीवन यापन करने का तौर तरीका वही था। तो वे नाखून को हथियार बना करके शिकार करते थे, भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, अपनी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते थे और अपनी आत्मरक्षा किया करते थे। तो नाखून तो उसके लिए आवश्यक था, लेकिन अब तो नाखून हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नाखून को काट देते हैं। मनुष्य को जिन दिनों नाखून की ज़रूरत थी वह नाखून पर ही निर्भर नहीं रहा। वह बाद में चल कर के क्या किया कि वृक्षों के डालियों को भी हथियार बनाए, हड्डियों के हथियार बनाए। जो मरे हुए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया। इस प्रकार जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो उस विकास का क्रम जो सर्वप्रथम हुआ उसमें हथियार आए और हथियार के रूप में नाखून का प्रयोग हुआ। और फिर नाखून भी जब उस हथियार में उतने शक्तिशाली सिद्ध नहीं हुए तो मनुष्य ने वृक्ष की डालियों का भी सहारा लिया और अंत में हड्डियों का भी सहारा लिया। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। बच्चों, हमने ये जाना कि मनुष्य के सभ्यता का विकास हथियारों से प्रारंभ हुआ। अपनी आत्मरक्षा और अपनी भोजन के लिए उसने अपने नाखून को हथियार के रूप में
इस्तेमाल किए, वृक्ष की टहनियों के हथियार बनाए, हड्डियों के भी हथियार बनाए। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हड्डियों से जो हथियार बने तो मनुष्य आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। बच्चों, हड्डियों के अस्त्र के बाद लोहे के अस्त्र का निर्माण हुआ और लोहे के अस्त्र हड्डियों के अस्त्र से ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुए। मनुष्यों ने लोहे के अस्त्रों का भंडार एकत्र कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि देवताओं ने भी मनुष्यों से सहायता मांगी, क्योंकि उनके पास अस्त्र नहीं थे, मनुष्य के पास अस्त्र थे। जो असुर लोग थे, देवताओं को मनुष्य से सहायता लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देवलोक पर दानवों का आक्रमण अधिक हुआ करता था। वे देवलोक पर अपना आधिपत्य चाहते थे और देव दानव युद्ध जो बराबर हुआ करता था, उसमें देवताओं को मनुष्यों से सहायता लेनी पड़ी। हम आगे देखते हैं पाठ को। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नखदंतावली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। बच्चों, मनुष्यों ने हथियार बनाए और हथियार बनाने का क्रम ये रहा कि उसने बंदूक बनाए, बम बनाए, एटम बनाए और हथियार बनाने की जो इसकी होड़ थी वह इसकी मनुष्यता पर हावी हो गई। प्रारंभ में जो हथियार बने, नाखून का प्रयोग हथियार के रूप में हुआ, टहनियों का प्रयोग हथियार के रूप में हुआ, हड्डियों का प्रयोग हथियार के रूप में हुआ, लोहे का प्रयोग हथियार के रूप में हुआ। यहाँ तक तो मनुष्य अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए यह करता रहा। इससे इसके विकास हुए, इसने इतिहास को गढ़ा, लेकिन इसके बाद जो इसके अंदर हथियार बनाने की जिज्ञासाएं बढ़ती गई और इसने एटम बम तक को बना लिया, यह इसको ही समाप्त करने वाला बन गया। एटम बम के बारे में हम लोग जानते हैं। जापान के हिरोशिमा शहर पर जो परमाणु आघात हुए थे वह क्या था? उस आघात से क्या हुआ था? मनुष्यता का ह्रास हुआ था। एक आदमी ने एक आदमी को मारा, एक आदमी ने अपने आदमी को ही मार दिया। इसके पहले तो ये था कि हमने असुरों को मारा, लेकिन एटम बम बना करके जो हम अपना मस्तक गर्व से ऊंचा करते हैं कि हमने बड़े से बड़े हथियार बना लिए, यह मनुष्यता को कीचड़ में घसीट करके ले आया कि वह एक मनुष्य ने ही मनुष्य को
मारने वाला, मनुष्य ही मनुष्य को घात करने वाला बन गया और इन अस्त्रों से मनुष्यता का ह्रास हुआ। हथियार बढ़ाने के भले ही हम आगे बढ़े, लेकिन हमारा सांस्कृतिक विकास नहीं हो सका, हमारा उस ढंग की चैतन्यता स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन हम सब कुछ बना करके अपने को श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं, इतनी मारक क्षमता वाले अस्त्र बना करके अपने को श्रेष्ठ भले ही घोषित कर रहे हैं, लेकिन आज भी मनुष्य के उंगलियों में लगे हुए नाखून बढ़ते हैं, वे निरंतर बढ़ते हैं और वो बढ़ करके ये बताना चाहता है कि हे मनुष्य, तुम भी वही पुरातन मनुष्य हो जो पशुओं के साथ विचरण किया करते थे। तुम बहुत आगे नहीं बढ़े हो, तुम वही हो। वह इसकी पुरातनता को नाखून बढ़ कर के याद दिलाता है। मनुष्य के आगे बढ़ने के बाद उसकी जड़ें कहाँ से प्रारंभ हुई, उस जड़ की याद दिलाने की एक कोशिश नाखून की होती है। वह प्रतिदिन बढ़ बढ़ के मनुष्य को अपनी जड़ को याद दिलाता है कि कहाँ से तुम विकसित हुए थे। नख दंतावली, नख नाखून और दांत वाले तुम मनुष्य वही हो जो पशुओं के साथ विचरण करते थे। आज भले ही मारक क्षमता वाले अस्त्र तुमने बना लिए हैं। आगे पाठ को देखते हैं। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कम वक्त रोज़ बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। बच्चों, अभी नाखून आप नहीं काटते हैं तो आपको डांट पड़ रही है, लेकिन बहुत लाख वर्ष पहले नाखून न होने पर डांट रहनी पड़ी होगी कि नाखून बढ़ेगा तभी आप उस अपनी रक्षा कर पाएगा, अपना भोजन वह ले पाएगा। तो थोड़ा सा समय के परिवर्तन के साथ ही किस प्रकार के उल्टी बातें हो जाती है। समय की बात है, कभी नाखून हमें चाहिए था, अब नाखून नहीं चाहिए, क्योंकि हम नाखून से भी बहुत शक्तिशाली हथियार बना लिए हैं। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो निराश हो जाता हूँ कि ये उसके भयंकर पार्श्वी प्रीति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। प्यारे बच्चों, मनुष्य हथियार बनाकर के आज बड़बड़ हो गया है। हमने प्रारंभ में ही हिरोशिमा की घटना का जिक्र किया है, जिसकी चर्चा यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि किस प्रकार हम बड़बड़ हो गए। नाखून बढ़ रहा है, नाखून का बढ़ना हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति है। वह मुझे यह भी याद दिला रहा है कि नाखून यानी हमारा वह पुराना हथियार, इसका होना हमारी पशुता को बताता है। क्योंकि जिन दिनों हमारे पास नाखून हथियार थे, हम पशु की तरह आचरण किया करते थे। नाखून क्या थे? क्या नाखून थे? नहीं, नाखून हथियार थे। यानी हथियारों का प्रयोग करना, हथियारों का संरक्षण करना हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति है, हमारी पशुता है। वहीं नाखून को काट देना यानी हथियार से अपने को दूर कर लेना हमारी मनुष्यता है। हम आगे देखें। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्सायन के काम सूत्र से पता चलता है
कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको शिक्षक यानी मोम और अलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। बच्चों, हमने बताया आपको कि नाखून काट करके हम अपनी मनुष्यता को परिलक्षित करते हैं, लेकिन मनुष्य यह भी बताया है कि जो नाखून हैं वो नाखून हमारे हथियार नहीं है, वह नाखून हमारे सौंदर्य का एक प्रतीक है। बहुत पहले या अभी भी वर्तमान समय में भी, निबंध में भले ही पहले की चर्चा की गई है, लेकिन वर्तमान समय में भी नाखून बढ़ाने की परंपरा है और नाखून को लोग विभिन्न तरह से आज भी काटते हैं। जिसकी चर्चा उसमें त्रिकोण और वर्तुलाकार या चकोर की बात कही गई है, उस ढंग के तो आज भी हम नाखून की कटिंग करते हैं, फिर उसको रगड़ करके उसको चिकना बनाते हैं और उसको रंगते हैं लाल, नीले, पीले। अभी तो ऐसा भी कुछ फैशन चला है बच्चों कि महिलाएं सौंदर्य के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसको नख का इस्तेमाल कर रही है। कृत्रिम नख मिलते हैं जिसको अपने नख पर चिपका करके और उसको बहुत सारे पार्टी में जाते हैं और बताते हैं कि ये ऐसा होता है। अब कृत्रिम नख भी लगाने की बात हो गई है, यानी नख को हमने हथियार के रूप में नहीं बल्कि सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी उपयोग किया है। पाठ को आगे देखते हैं। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नख को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्ति की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। बच्चों, यहाँ पर दो देशों की बात हुई है, गौड़ देश की जो लंबे नख को पसंद करते थे, वहीं दक्षिणायत देश के लोग थे वो छोटे नख को पसंद करते थे। यानी क्षेत्र के हिसाब से भी नख को रखने और नख को काटने की बातें चली। सौंदर्य के रूप में, अपनी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नख का उपयोग लोग करते रहे। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर तक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। बच्चों, हमारे शरीर में कुछ ऐसे कार्य हैं जो जन्मजात हो रहे हैं। वे क्यों हो रहे हैं इसको हम सब नहीं जानते हैं, लेकिन वे अनायास होते हैं। जैसे हमारे पलकों का गिरना, वो हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता है, वह स्वतः परिस्थिति के अनुसार होते रहता है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। एक दांत का गिर जाना फिर दोबारा दांत का उग जाना, है ना, यह स्वाभाविक तरीके से ही होता है। एक उम्र में जाकर के वो क्रियाएं हो जाती है। ठीक उसी प्रकार नाखून का बढ़ना, है ना, केश का झड़ना, केश का उगना, ये सारी क्रियाएं जो है यह सहज ढंग से हमारे शरीर में होती है। तो यहाँ पर लेखक ने हमारे शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन जो सहज ढंग से हो रही है, जो जन्मजात हैं, जो निरंतर होते रहते हैं, उसको भी यहाँ पर बतलाया है और उससे भी हमें परिचय करवाया है। हम पाठ में आगे चलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे
तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। प्यारे बच्चों, नख जो हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं, ये हमारे पशुत्व के प्रमाण हैं कि कभी हम पशु थे। लेकिन हम उसको जो काटते हैं, वह काट करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम मनुष्य हैं। यानी पशुता पर मनुष्यता भारी है, पशुता पर मनुष्यता हावी है। पशु से हम मनुष्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये इसके प्रमाण है। नाखून का बढ़ना हमारी सहजात वृत्ति है, हमारी जन्मजात वृत्ति है। ये जन्म से ऐसे हो रहा है और ये आगे भी होता रहेगा। भले ही हम नाखून को बढ़ा करके हम आज उसको सौंदर्य के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कृत्रिम नख सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बावजूद हम नाखून को काटते हैं और काट करके यह सिद्ध करते हैं कि हम पशु नहीं बल्कि मानव हैं। हमारे अंदर पशुता नहीं बल्कि मनुष्यता है। हम सभ्य आचरण करने वाले हैं। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी के जो शेष पाठ है उसे हम दूसरे दिन देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है उसका हम फिर से अध्ययन करेंगे। आप अपने घर पर अध्ययन करेंगे उसको। लेकिन आपके लिए इस पाठ से संबंधित एक गतिविधि है, जिस गतिविधि को आप करेंगे और गतिविधि करने में आपके ज्ञान की अभिवृद्धि भी होगी और आपको आनंद भी आएगा। तो हम गतिविधि करते हैं। आपकी गतिविधि ये है कि आप थोड़ा सा आप अपने बचपन में जाएंगे, आप अपने बचपन को स्मरण करेंगे। बचपन में लौटना हर किसी को अच्छा लगता है। और ये आप याद करेंगे कि जिस पाठ का जब प्रारंभ हुआ था उस प्रारंभ में क्या है, लेखक कह रहा है कि उसकी बेटी उससे प्रश्न पूछ रही है। आप भी अपने बचपन में अपने पिता से प्रश्न जरूर पूछे होंगे। याद कीजिए कि आप क्या क्या पूछा करते थे। अगर आपके स्मरण में नहीं आते हैं तो आप अपने पिता से पूछिए कि मैं क्या क्या प्रश्न आपसे किया करता था। आप अपनी माँ से पूछिए कि आप क्या क्या प्रश्न किया करते थे और उन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में लिखिए। अपने बचपन में अपनी माँ, अपने पिता से किए गए प्रश्नों को स्मरण करके नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद उन प्रश्नों को देखेंगे कि क्या आपके भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो अचंभित करने वाले थे। क्या वह भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई कोई बात थी उसमें। तो आप इसको करेंगे। आपको इसको करने में, अपनी माँ से बात करने में, अपने पिता से बात करने में और बचपन की उन घटनाओं को याद करने में आपको आनंद आएगा। आप आनंदपूर्वक, आप पूरे मस्ती में अपने पाठ को पढ़ें और अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।